पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई दूसरे मुद्दों के अलावा सार्क के पुनरुद्धार का मामला भी उठा। यूनुस ने डार के साथ बैठक में सार्क को फिर से सक्रिय करने पर फोकस किया। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क को लेकर पाकिस्तान इस तरह की बातें करता रहा है। ऐसे में सार्क के मुद्दे पर यूनुस ने पाकिस्तान की भाषा बोली। सार्क की गतिविधियों में हाल के वर्षों में ठहराव देखा गया। खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर इस गुट पर हुआ है। तो वहीं एक तरफ तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने की वजह से उस पर फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा खड़ा हो चुका है। सार्क चापलूसी, भारत विरोधी मोर्चा। बांग्लादेश पाक में गठजोड़ बना। तेरह साल बाद बांग्लादेश यात्रा। पाक विदेश मंत्री का ढाका दौरा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का खतरा। जैश को पालने की मिलेगी सजा। बांग्लादेश में लगभग एक साल पहले जब से शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद नई अंतरिम सरकार बनी है, बहुत कुछ बदल गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर छात्र आंदोलन चलाकर नया बांग्लादेश बनाने का दावा किया गया, लेकिन आज बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का उभार हो रहा है। जिस भारत की मेहरबानी से बांग्लादेश जिस पाकिस्तान से आजाद हुआ था, आज उसी पाकिस्तान से दोस्ती तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ढाका में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मजबूत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर देते हुए सार्क को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क यदि आज एक विफल स्थिति में दिखाई देता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की भारत विरोधी साजिशें हैं। सार्क के मंचों का जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत के विरुद्ध दुरुपयोग करने की साजिशें रचता रहा, उसकी वजह से ये सार्क की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो गई। जाहिर है कि 2014 के बाद से सार्क की कोई बैठक नहीं हुई है और सार्क को यदि आने वाले समय में यदि अपने भविष्य को बेहतर स्वरूप में देखना है, सार्क की बैठकों को यदि रिज्यूम करना है, तो सबसे पहले पाकिस्तान को भारत विरोधी मानसिकता को त्यागना होगा। सार्क की बैठकों में द्विपक्षीय जो मुद्दे हैं, भारत को टारगेट करते हुए भारत के जो आंतरिक मामले हैं, उसको जो उठाने की कोशिशें पाकिस्तान करता है, उसे त्यागना होगा। इशाक डार 13 वर्षों में बांग्लादेश का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं। उन्होंने अंतरिम प्रमुख से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। वार्ता के दौरान यूनुस ने क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग के सभी संभावित रास्तों को पुनर्जीवित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय समूह में भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। 2014 में काठमांडू में हुए आखिरी शिखर सम्मेलन के बाद से इसका द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। यूनुस के प्रेस विंग के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं सार्क को प्रोत्साहित करता हूं और मैं पाकिस्तान और अन्य सार्क देशों के साथ हमारे संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक के रूप में देखता हूं। प्रेस विंग के बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने, युवा से युवा आदान प्रदान,
शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने और सार्क के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की। बैठक में डार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से शुभकामनाएं दी और यूनुस ने उनके साथ पिछली बातचीत को याद किया। इस मौके पर यूनुस ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री शरीफ और मेरी मुलाकात हुई, हमने सार्क के बारे में बात की। हमारे दृष्टिकोण एक जैसे हैं और सार्क हम दोनों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रेस विंग के अनुसार यूनुस ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कुछ संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने लगातार सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित सहयोग के कई क्षेत्रों पर जोर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये टिप्पणियां 1971 के मुक्ति संग्राम से संबंधित दोनों देशों के बीच अनसुलझे ऐतिहासिक मुद्दों से जुड़ी थीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ संवेदनशील मुद्दे नहीं हैं, बल्कि दोनों का बीच का जो इतिहास है वो काला इतिहास है। वो ऐसा इतिहास है जिसमें कि टॉर्चर है, हर तरीके की प्रताड़ना है। बांग्लादेश की महिलाओं के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने हर तरीके की बर्बरता की, अत्याचार किए, ऐसे में ये जो इतिहास है वो काला इतिहास है। इसे ये कह के कि ये कुछ संवेदनशील मुद्दे बचे हुए हैं, इसको टाला नहीं जा सकता। पाकिस्तानी मंत्री ने गरीबी खत्म करने और सामुदायिक सशक्तिकरण में यूनुस के योगदान की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, बांग्लादेश आपके जैसा शासन प्रमुख पाकर भाग्यशाली है, एक ऐसा नेता जो दुनिया को प्रेरित करता है। इससे पहले डार ने विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से बातचीत की थी। बांग्लादेश आने के तुरंत बाद उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी के नेताओं और छात्र नेतृत्व वाले राष्ट्रीय नागरिक पार्टी एनसीपी के साथ बैक टू बैक बैठकें की। पाकिस्तानी मंत्री ने विशेष रूप से जिया और बीमार जमात प्रमुख शफीकुर रहमान से भी मुलाकात की। प्रेस विंग के बयान के अनुसार डार ने अंतरिम सरकार के सलाहकारों, ऊर्जा और वाणिज्य के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के साथ चर्चा की। इधर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है, लेकिन उधर पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने आशंका जताई है कि उनके देश पर FATF के ग्रे लिस्ट में जाने की खतरा मंडरा रहा है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में लौट सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि पाकिस्तान एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकता है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो आतंक परस्त मंसूबे हैं, जो उसकी गतिविधियां हैं, वो आज भी पूरी तरीके से आतंकियों को प्रश्रय देने, सपोर्ट देने, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड फाइनेंसिंग की दिखाई देती हैं। और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को जिस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर से सपोर्ट करने की वो साजिशें रच रहा है, और ऐसे में जाहिर है कि वो FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से लौट सकता है। पाकिस्तान ने FATF को दिखावे के लिए तो कुछ कार्रवाई वो जरूर कर देता है, लेकिन जब एक सामान्य स्थितियां होती हैं तो ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा फिर से आतंक की साजिशें रचना शुरू कर दिया जाता है। और पाकिस्तान का जो आतंकवाद को सपोर्ट करने का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म है वो आज भी कायम है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से रिश्तों के कारण पाकिस्तान को फिर सजा मिल सकती है। मोहम्मद औरंगजेब ने माना कि देश की करीब 15% आबादी की तरफ से बिना किसी जांच, नियम और बिना किसी रेगुलेशन के वित्तीय लेन देन की जा रही है और FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए ये एक बड़ी वजह बन सकती है। मोहम्मद औरंगजेब ने FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से जाने के पीछे की वजह को देश की इकोनॉमी से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन असलियत यह है कि यह मामला आतंकियों को फंड पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को फंड देने के लिए भारी पैमाने पर बिना किसी रेगुलेशन के फंड का ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से FATF की उस पर कड़ी नजर है। FATF पहले भी पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों को वित्तीय नेटवर्क उपलब्ध कराने और फंड करने को लेकर कड़ी निगरानी सूची में डाल चुका है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी गुट अपनी फंडिंग नेटवर्क को बचाए रखने के लिए हवाला, नगद ट्रांजैक्शन और अब डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं।
पाकिस्तान की सरकार ने फंड ट्रांसफर के लिए कई और रास्ते बनाए हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस को कंट्रोल करने में नाकाम रहता है तो उसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। पाकिस्तान फिर से जैसे मोहम्मद को खड़ा करने के लिए उसके भारत के द्वारा बर्बाद किए गए आतंक के ठिकानों को खड़ा करने की वो साजिशें रच रहा है, फंडिंग इत्यादि के तरह तरीके के तरीके ढूंढ रहा है, ऐप्स के माध्यम से और डिफरेंट कवर अप करके वो फंडिंग जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर है कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन और एक कवर अप करने के लिए नए नए ऑर्गेनाइजेशंस बना रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान जाहिर है कि FATF की ग्रे लिस्ट में वो जा सकता है, उसे जाना भी चाहिए, क्योंकि उसकी जो आतंक की मानसिकता है वो आज भी कायम है। और ऐसे में जो मोहम्मद औरंगजेब की ये जो आशंका है वो सही साबित हो सकती है और ये पाकिस्तान के अपने कृत्यों की वजह से ही होगा। और यदि पाकिस्तान एक बार FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया तो उससे वो कर्ज का जो पैसा वो IMF से उगाता है, अन्य अपने कुछ तथाकथित मित्रों से उगाता है, उसको लेने में उसे हजार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहले भी पाकिस्तान लंबे समय तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है और एक बार फिर से वो FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकता है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। मोहम्मद औरंगजेब ने चेतावनी देते हुए तत्काल रेगुलेटरी ढांचा मजबूत करने पर जोर दिया है और ऐसा नहीं करने पर FATF के ग्रे लिस्ट में जाने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान 2022 में बहुत मुश्किल से FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल पाया था। उसे आतंकवादी संगठनों को फंड देने के आरोप में 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। पाकिस्तानी अधिकारियों को चिंता सता रही है कि गैर रजिस्टर्ड फिटनेस प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो वॉलेट और छुपे हुए डिजिटल लेन देन दोबारा देश को मुश्किल में डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।